नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे आरबीएसई बोर्ड अजमेर द्वारा जो राजस्थान की अध्ययन पुस्तक है उसमें कक्षा 6 का 7वां यूनिट जल संसाधन एवं संरक्षण। कौन सा टॉपिक? जल संसाधन एवं संरक्षण। इससे पहले 6 जो यूनिट है वो अपने वीके ट्रिक्स क्लासेज की प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, जो जल संसाधन एवं संरक्षण है उसको पढ़ते हैं। जल के सभी स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झील, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप इत्यादि है। अपवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था अपवाह तंत्र प्रवाह प्रणाली कहलाती है। जो अपवाह प्रणाली क्या है? तो अपवाह तंत्र प्रणाली क्या है? धरातल की बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को निर्मित जल, जो किसी नदी और सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल होता है तो उसका प्रवाह होता है, उसकी व्यवस्था अपवाह तंत्र कहलाता है। दो अपवाह तंत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करे जल विभाजित रेखा कहलाती है। जैसे क्या है? अरावली। अरावली क्या है? एक जल विभाजक का कार्य करती है। उसमें पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में जो एक जल विभाजक रेखा का कार्य हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कि पूर्वी राजस्थान में वर्षा ज़्यादा हो रही है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जो है शुष्कता पाई गई है। वह छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाए तो वह सहायक नदी कहलाती है। जो छोटी नदियाँ होती है आगे चलकर बड़ी नदी में मिल जाती है तो वह सहायक नदियाँ कहलाती है। आगे देखते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र है तो राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 3 भागों में? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक आंतरिक अपवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, पार्वती, काली सिंध आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। कौन कौन सी? बनास, पार्वती, काली सिंध आदि नदियां पहले तो चंबल में मिल जाती है, फिर चंबल नदी क्या होती है? यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार से जो चेन है ये अरावली पर्वतमाला की जो पूर्वी भाग की चेन है ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में बहने वाली जो नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा अंततः गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। दूसरा आता है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग, जो पूर्वी भाग में कौन सा जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। अब पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग में बहने वाली जो कौन कौन सी नदियाँ? माही, लूणी, साबरमती और पश्चिम बनास। बनास नहीं, पश्चिमी बनास। यह नदियाँ सहायक नदियों को, यह नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ जो इनमें आकर मिल रही हैं ये क्या है? अरब सागर का अपवाह तंत्र कहलाती है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र जो कहीं नहीं जाए, अरब सागर में भी नहीं जाए और बंगाल की खाड़ी में भी नहीं जाए, जो धरातल में जाकर विलुप्त हो जाए वह आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती है। जैसे ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। इनमें कौन कौन सी आएगी? तो घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेढा आदि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की अपवाह की तंत्र की नदियां हैं। आगे चंबल नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत है। इस नदी का उद्गम कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत है। ये राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी। वर्ष भर मतलब ये ऐसे नहीं कि मौसमी नदी है, ये वर्ष भर बहती है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन कौन से जिलों में जाती है ये? तो ये राजस्थान में प्रवेश तो करती है, चित्तौड़ जिलों के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। इसके पश्चात कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर उत्तर प्रदेश से यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ बनास, पार्वती, काली सिंध, बेडज, कोठारी है। अब ये जो है एकमात्र वर्ष बहने वाली नदी कैसे हो गई? जैसे बनास जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ जो इसमें आकर मिल रही हैं तो ये क्या हो गई? एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदियाँ हो गई, इसका पानी हमेशा चलता रहता है। इसकी सहायक नदियों में बनास, पार्वती, काली सिंध, बेडज, कोठारी आदि है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कौन सा है? कोटा, चंबल के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। बनास नदी, इसका उद्गम स्थल राजसमंद के जिले खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियाँ।
यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। बनास नदी कौन सी नदी में मिल रही है? तो चंबल नदी। ऐसा पूछा जाता है कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। इसके पश्चात है, यह एक मौसमी नदी है। वो क्या आती है? एक वर्ष भर बहने वाली, और ये मौसमी नदी, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में सूख भी जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वो क्या थी? राजस्थान की सबसे लंबी नदी थी, और ये क्या है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन से? टोंक और सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? मैनाल, कोठारी, बेड़ज, खारी आदि, जो क्या है? बनास की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं लूणी नदी। लूणी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट, अजमेर जिले में कहाँ? गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक की दो धाराएं हैं। उन दोनों के मिल जाने के बाद में क्या होता है? इस नदी का उद्गम हो जाता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद ये है कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। और ये क्या होता है इसका? जो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, ये जो पश्चिमी ज़िले हैं, इनमें बहने के पश्चात यह कच्छ की खाड़ी में मिल जाती हैं। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, और इसके बाद में खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाड़मेर जिले के बालोतरा गांव तक तो मीठा है, एक भूमिगत संरचना के कारण जो मिट्टी में जो लवणता है, उसके पश्चात बालोतरा के पश्चात क्या है? लवणता ज़्यादा हो जाती है समुद्र की वजह से। यहाँ पर पहले कहा जाता था ना कि यहाँ पर जो मरुस्थल में समुद्र था, तो उसकी वजह से यहाँ का पानी तो खारा हो जाता है, इसके आगे बालोतरा के आगे का। और इससे पहले बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, तो इसको आधे खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो जिसके पीछे भी ई की मात्रा है, अक्सर जिसके पीछे ई की मात्रा है, डी ई इत्यादि नामों से पीछे जो है स्वर निकलता है। जैसे लूणी की सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूगड़ी, सागी, गुहिया आदि हैं। कौन कौन सी? दोबारा रिपीट करेंगे। जोजड़ी, बांडी, जवाई, खारी, मीठड़ी, सूगड़ी, सागी, गहिया। इसकी एक ट्रिक भी है। जवाई, सा, जो, सुकी, खारी, लीलड़ी, मिठाई, बाटी। इस प्रकार से इसको याद कर लेते हैं। आगे है माही नदी। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। माही नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश एमपी में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और जो लूणी थी वो कच्छ की खाड़ी में मिल रही थी, और माही जो है खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी राजस्थान के बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में बहने के पश्चात किस खाड़ी में मिलती है? खंबात की खाड़ी में मिलती है। माही की सहायक नदियाँ सोम व जाखम है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोम व जाखम। अगर पूछा जाए कि यू आकार की नदी कौन सी है? तो माही है। उल्टी यू आकार की नदी भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी। यह नदी जयपुर के बैराट से निकलती है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि निर्माण करती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नदी का भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करती है? तो बाणगंगा नदी। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसका उपनाम है अर्जुन की गंगा, बाणगंगा। घग्गर नदी। इस नद इस अंतःप्रवाह नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। अक्सर गलती हम ये कर लेते हैं कि ये तो अंतःप्रवाही है, तो राजस्थान में इसका उद्गम हुआ होगा, लेकिन नहीं, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी में होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ से प्रवेश कर श्रीगंगानगर में विलुप्त हो जाती है। और जो उत्तरी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ से ये नदी प्रवेश करती है और श्रीगंगानगर जिले में विलुप्त हो जाती है। कभी कभी बाढ़ के कारण इसका पानी पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाता है। इस प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, और इसे प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसका अवशेष माना जाता है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। अब नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे कि नदी घाटी परियोजनाएं क्या होता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो भी नदियाँ होती हैं उसके ऊपर बांध बनाकर या इत्यादि जो भी सिंचाई, पेयजल इत्यादि विद्युत उत्पादन के लिए कोई भी जो भी उद्देश्य परियोजनाएं होती है वो अगर लागू हो जाती है, अगर आम आदमी के लिए उनका फ़ायदा होता है, तो वो एक घाटी परियोजनाएं नदी घाटी परियोजनाएं के अंतर्गत आती है। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसे कहा? प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को। किसने कहा? भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा। आगे है चंबल परियोजना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत कुल 4 बांध आते हैं। 4 बांध आते हैं, कौन कौन से? गांधी सागर मध्य गांधी राणा जवाहर कोटा, गांधी सागर बांध और राणा सागर प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, इस प्रकार से हैं। तो इसके अंतर्गत 4 बांध आ गए। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ है गांधी सागर बांध? ये एकमात्र बांध है जो राजस्थान के बाहर है और 3 बांध जो है राजस्थान के अंदर है। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। और कोटा में कौन सा है? जवाहर सागर बांध। और कोटा विराज, कोटा में 2 है, जवाहर सागर बांध और कोटा विराज। अब याद रखने की बात आई तो चित्तौड़ में तो प्रताप का वैसे ही शासक था, तो इसमें राणा प्रताप को याद रख लेंगे। और कोटा में जो है जवाहर सागर, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कोट पहनते थे, कोटा को याद रख लेना। और कोटा में बैराज है। और ये गांधी जी है तो इसको मध्य प्रदेश में याद रख लेना, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित था। इस परियोजना में से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। अब इससे लाभ क्या होता है? तो इससे जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। माही बजाज सागर परियोजना। यह है परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर है। कौन सा है? नदी के नाम भी इसी में आ रहा है, माही बजाज सागर, माही नदी पर है इस बांसवाड़ा में। राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। पूछा जाए कि कौन कौन से जो है राज्य इसमें सम्मिलित है, तो राजस्थान और गुजरात सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। क्या क्या सुविधाएं मिलती है? जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। आगे बीसलपुर परियोजना। यह परियोजना टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर है। कहाँ है ये परियोजना? तो टोंक जिले में टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर बना है। तो बीसलपुर गांव की वजह से इसका बीसलपुर परियोजना नाम पड़ गया। बनास नदी पर यह स्थित है। यह परियोजना जयपुर, अजमेर, टोंक आदि क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। इससे पीने का पानी जो है जयपुर, अजमेर, टोंक आदि जिलों में पीने का पानी आपूर्ति की जाती है बीसलपुर परियोजना से। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में नर्मदा नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। सरदार से तो फिर बात क्या है, ये तो 4 राज्यों में बटा हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। पूछा जा सकता है सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन से जो राज्यों में है तो सम्मिलित है, ये राज्य सम्मिलित है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नर्मदा नदी संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिले में सिंचाई तथा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस परियोजना से क्या लाभ होता है? तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जो नहर है उसके द्वारा बाड़मेर एवं जालौर जिले में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आगे देखते हैं अन्य परियोजनाएं। तो अन्य परियोजनाएं का अगर जिला पूछ ले या नदी पूछ ले या फिर जो परियोजना उसका नाम पूछ ले तो इस प्रकार के। पाली जिले में जवाई नदी पर है, कौन सी? जवाई परियोजना। पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना। उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है। मानसी वाकल परियोजना कहाँ है? तो उदयपुर में है। डूंगरपुर में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है। सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर है? सोम नदी पर। कहाँ है? डूंगरपुर में। प्रतापगढ़ में कौन सी है? जाखम नदी पर जाखम परियोजना। जाखम परियोजना कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। आगे देखते हैं राजस्थान में प्रमुख झीलें व जल संचयन। राजस्थान की प्रमुख झीलें और जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालिक राजा महाराजाओं ने जल संरक्षण के लिए उपाय किए थे जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। उस समय जो राजा थे उन्होंने जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए थे। अब उस समय क्या करें, मशीनें तो थी नहीं, तो कुएं, बावड़ियां, खड़ीन इत्यादि खोदकर जो जल का संसाधन था उसके लिए उपाय करते थे। उदयपुर के राणाओं ने उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर आदि जिलों के समय समय पर निर्माण करवाया। उदयपुर में यह सब उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर इत्यादि झीलें हैं। समय समय पर इनका निर्माण करवाया एवं नहरों की सहायता से इन्हें आपस में जोड़ दिया, जिससे वर्षा ऋतु में एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित पानी हो जाता है। एक नहर भर गई तो उसमें से फिर नाला लग के दूसरे में पानी चला जाएगा, फिर दूसरी भर गई तीसरे में पानी चला जाएगा। इस प्रकार इस सिस्टम से बनाया गया है। किन्होंने? उदयपुर के राणाओं ने। कौन कौन से? उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया और नहरों की सहायता से इन्हें आपस में जोड़ दिया गया, जिससे क्या होता है नहर से एक जो डैम भर गया उसके बाद में दूसरा भर जाएगा, दूसरा भर तीसरा भर जाएगा। इस प्रकार से एक के बाद दूसरी झील में पानी स्थानांतरित हो जाएगा।
उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687 से लेकर 1691 ईस्वी तक उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर करवाया, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। क्या हुआ कि जो मेवाड़ के महाराणा जयसिंह थे, उन्होंने खुद के नाम पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर। तो कब करवाया? 1687 से 1691 तक उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया गोमती नदी पर, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित, ये तीन रखेंगे, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी नहीं, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर झील सरोवर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अजमेर में कौन सी है? पुष्कर झील, जो क्या है? एक धार्मिक महत्व से प्राकृतिक झील है। आना सागर झील भी है अजमेर में। आना सागर झील भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। राजसमंद झील में स्थित राजसमंद झील की जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहा जाता है। नौचौकी पाल पूछे कहाँ है? तो राजसमंद के किनारे है। राजसमंद झील किसने बनाए? कहाँ, कौन से जिले में है? तो उसी के नाम से जिला है, राजसमंद जिले में है। सिरोही के माउंट आबू में राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक नक्की झील स्थित है। प्राकृतिक नक्की झील कहाँ है? तो सिरोही में है। यह है सिरोही के माउंट आबू राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक नक्की झील। एक क्रेटरा और कल्डेरा नाम से दो होते हैं, उसमें जो ज्वालामुखी से निर्मित झील है ये। अन्य झीलों में जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उमेश सागर, जैसलमेर में गढ़सीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीचड़ आदि महत्वपूर्ण जल संसाधन है। कौन कौन से? विस्तार से देखेंगे। जोधपुर में तो है बालसमंद। बालसमंद कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में बालसमंद। कायलाना भी जोधपुर में है। उमेश सागर भी जोधपुर में है। और जैसलमेर में कौन सी है? गढ़सीसर। जैसलमेर में गढ़सीसर। डूंगरपुर में गेप सागर। डूंगरपुर में गेप हो गया। बीकानेर में कोलायत। बीकानेर में कोलायत। अलवर में सिलीसेड। अलवर में कौन सी है? सिलीसेड आदि महत्वपूर्ण जल संसाधन है। राज्य में खारे पानी की झीलें जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांबर झील। कौन कौन सी झीलों के मध्य हैं? जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य कौन सी झील है? सांबर झील। बाड़मेर में पचपदरा। पचपदरा झील भी एक खारे पानी की झील है, जो कहाँ है? बाड़मेर में। बीकानेर में लूणकरणसर। लूणकरणसर झील कहाँ है? बीकानेर में। जैसलमेर में पोखरण। जैसलमेर में क्या है? पोखरण झील है, जो भी खारे पानी की झील है। जोधपुर में फलोदी आदि प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। जोधपुर में कौन सी है? फलोदी झील, जो भी खारे पानी की झीलें हैं। जल संरक्षण, रूप टॉप जल संचयन तकनीक। इस तकनीक से जल जो है, इस तकनीक से क्या होता है? घर की छत पर गिरे वर्षा जल को घर के नीचे बने कुओं में एकत्रित किया जाता है। किस तकनीक से? रूप टॉप जल संचयन से जो छत पर पानी होता है उसको एक छत पर नाले के जरिए एक नीचे छत के नीचे जो है बेसमेंट के नीचे एक टैंक बना दिया जाता है, तो वो छत का पानी जो भी एकत्र होकर उस टैंक में भर जाता है। इसको रूप टॉप जल संचयन कहा जाता है। परिवार आश्रय तकनीक, इस तकनीक में व्यर्थ एकत्रित वाले जल वर्षा जल को भूमिगत किया जाता है। परिवार आश्रय तकनीक, इस तकनीक से व्यर्थ एकत्रित वाले वर्षा जल को एकत्रित भूमिगत किया जाता है। भूगर्भिक क्या होता है? भूमि के अंदर। अपवाह क्या होता है? नदी जल का बहना प्रवाह अपवाह कहलाता है। भूगर्भिक क्या होता है? भूमि के अंदर जो भी जल होता है भूगर्भिक। टाँका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना क्या होती है? टाँका। पश्चिमी राजस्थान के जो जिले होते हैं उन जिलों में जल संरक्षण के लिए जो जल है उसको संरक्षण करने के लिए घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना होती है, वो टाँका कहलाती है। खड़ीन, तो खड़ीन क्या होती है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन होती है। जैसे ढाल नुमा जो होती है, ढाल नुमा जो संरचना होती है धरती की, उसमें बीच बीच में ऐसे पानी को रोकने के लिए एक मिट्टी की वो लगा देते हैं आड़, तो उस आड़ के जरिए वो पानी रुक जाता है और जब पानी सूखता है तो वो फिर वहाँ पर फसल बोई जाती है, उसको खड़ीन कहते हैं। पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़ क्या है? वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जल संरक्षण कहलाती है।
सुरक्षित रखना, परहेज करना। जोहड़ क्या होता है? जोहड़ भी एक खड़ीन की तरह ही होता है, जो वर्षा जल को रोककर, जो बह रहा है ना वर्षा जल, जो उसको रोक करे जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना होती है। और संरक्षण क्या होता है? सुरक्षित रखना या परहेज करना क्या है? संरक्षण है। संरक्षण क्या है? सुरक्षित रखना या परहेज करना। ये जो शब्द है ये इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। टाका क्या है, खड़ीन क्या है, जोहड़ क्या है, संरक्षण क्या होता है? तो संरक्षण है तो सुरक्षित रखना, परहेज रहना ये संरक्षण है। जोहड़ क्या है? तो वर्षा जल रोककर भूमिगत जल को बढ़ाना ही जोहड़ है। खड़ीन क्या है? तो ये एक फसल के लिए पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन की फसल बोई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जो भी ढालनुमा जो संरचना होती है उसमें एक मिट्टी की जो है आड़ बनाती है, उसमें आड़ की छोटे छोटे पाले मान लो, तो आप पालों के जरिए पानी को रोक लेते हैं और वहाँ पर सूखने के बाद में कृषि की जाती है। आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अब जो भी अपन ने पढ़ा है उसका अभ्यास कर लेते हैं एक बार। बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास कौन सी नदी की सहायक नदी है? चंबल की, लूणी की, बाणगंगा की या फिर माही की? कौन सी नदी? चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या फिर कोटा में? माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर विकसित की गई? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या फिर कोटा में? कौन सा जिला जाएगा? बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? खड़ीन, टांका, जोहड़ या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी आ जाएगी इसमें? ब ऑप्शन जोहड़। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो कौन सा आ जाएगा इसमें? भरतपुर। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? खड़ीन, संरक्षण, टांका या जोहड़। अभी अपने बात की थी कि जो भी जल संरक्षण होता है उसको पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन के जरिए बनाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए। नेक्स्ट, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? सांभर, पिछोला, पचपदरा या फिर लूणकरण सर। तो कौन सी नहीं है? सांभर नहीं है, पिछोला या पचपदरा या लूणकरण। इसमें तीन तो है खारे पानी की, एक नहीं है। कौन सी नहीं है? पिछोला। निम्न में से खारे पानी की झील है? कौन सी है? मतलब तीन तो मीठे पानी की झील है और एक है जो खारे पानी की झील है। तो पुष्कर, पिछोला, पचपदरा और गढ़सीसर। खारे पानी की झील कौन सी है इसमें से? तो पचपदरा। नेक्स्ट, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है? भालसमंद, पिछोला, कायलाना या फिर नक्की? सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है राजस्थान में? तो इसमें हो जाएगा नक्की। झीलों की नगरी कहा जाता है? कोटा को, उदयपुर को, अजमेर को या फिर राजसमंद को? कौन सा है झीलों की नगरी? कौन सा जिला है? उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में या फिर राजसमंद में? कौन से जिले में है? तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन उदयपुर में। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हम जो है 7 यूनिट पढ़ लिए हैं और आगे 8, 9, 10 ये तो कक्षा 6 की है। इसके पश्चात कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम चलेंगे और राजस्थान संपूर्ण राजस्थान अध्ययन को कवर कर लेंगे। तो अगर चैनल पर बने हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो और इसी प्रकार ध्यान रखते रहो।